नमस्कार दोस्तों। आज से हम राजस्थान का इतिहास की क्लास अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी और भी अन्य कंपटीशन से संबंधित सभी क्लासें एक ही जगह अवेलेबल हो जाए। तो मनीरा एजुकेशन पॉइंट पे मैं तुम लोगों के लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल करवाना चाहता हूँ। तो आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़े इसलिए, और क्लासें आसानी से मिल जाए। और जो भी कंपटीशन की दृष्टि से, जैसे कि पटवार है, राजस्थान पुलिस है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सब की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लासें रहेगी ये हमारी। तो आज हम राजस्थान के इतिहास को भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है, और जो पहला टॉपिक ले रहे हैं हम, वो है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। अभी तक अगर आपने हमारा मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासें मिलने वाली हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मनेरा एजुकेशन के माध्यम से। राजस्थान की सभ्यता है, राजस्थान से संबंधित पूरी क्लासें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, हर सब्जेक्ट की। ठीक है, तो जल्द से जल्द मनेरा एजुकेशन जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको वो तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो पहली सभ्यता हम पढ़ेंगे आज की, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कालीबंगा सभ्यता। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता में बना लेते हैं पहले अपन, और इसके माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। कालीबंगा सभ्यता एग्जैक्ट में कहाँ पर पड़ती है? यहाँ से हमारा इधर गंगानगर है और इधर हनुमानगढ़ है। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वह एग्जैक्ट गंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है उसके बॉर्डर पर पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो सभ्यता है, यानी कि कालीबंगा जो सभ्यता है, उसका जो स्थान हो जाएगा और कौन सा जिला हो जाएगा, कौन से जिले में, पहला ही क्वेश्चन बन जाता है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, हनुमानगढ़। वर्तमान में जो ये सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की। तो सर्वप्रथम खोज श्री अमलानंद घोष के द्वारा, श्री अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी खोज हुई वह श्री अमलानंद घोष के द्वारा, और कब हुई? 1900
1952 में। तो पहला यहाँ से हमारे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से बनते हैं कि सर्वप्रथम जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज किसने की, कब की? तो इसकी खोज श्री अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में की गई। ठीक है। और इसका जो खुदाई का जो चरण है वो चलता ही रहा था। फिर उसके बाद में 1961 से लेकर 69 तक इसकी खुदाई होती रही अलग अलग उत्खनन वेताओं के माध्यम से। और कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तरों तक की खुदाई की गई है। ठीक है। जिसमें से पहला और जो दूसरा इसका स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन बताया गया है कालीबंगा सभ्यता का। ठीक है। और जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है और उससे जो भी मतलब पुरावशेष मिले हैं उससे अनुमान लगाया गया है कि ये हड़प्पा समकालीन था। यानी कि इसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर था वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। यानी कि पहला और दूसरा जो इसका स्तर था, यानी कि इसकी खुदाई कितने स्तरों तक हुई है, तो अलग अलग जो पुरातत्ववेता थे उन्होंने जो आगे इसकी खुदाई हुई वो 1961 से लेकर 1969 तक विभिन्न विभिन्न क्या 5 स्तरों तक इसकी खुदाई खुदाई कार्य चला। कई बार तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कालीबंगा सभ्यता जो है उसकी खुदाई कितने स्तरों तक की गई है, यानी कि 5 स्तरों तक कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी खुदाई की गई है। और किन किन के नेतृत्व में जो ये 1961 से लेकर 1969 तक का जो खुदाई का काम चला वो किन किन के नेतृत्व में चला है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से 3 तो उन जिन्होंने वो खुदाई कार्य करवाया था 3 तो उनके नाम दे देते हैं और एक नाम अलग डाल देते हैं। तो आपको उनमें से मतलब वो ध्यान रखना है कि कौन इनमें शामिल नहीं था। ठीक है। तो वो है नंबर 1 भाई अमलानंद घोष, तो वही है, इसने तो खोज की थी। तो नंबर 1 बीबी लाल। नंबर 2 है बीके थापर, बीबी लाल, बीके थापर और श्री एम.डी. खे। उधर दिखेगा नहीं, लिख देता हूँ ना। चौथा है श्री एम.डी. खरे। पांचवा है श्री के.एम. श्रीवास्तव। अगला है श्री एस.पी. जैन। एस.पी. जैन यानी कि कालीबंगा की खुदाई जिन पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा की गई वो 3 आएगा यहाँ पे, 3 और 4 और 5। तो 5 अन्य यानी कि 1961 से लेकर 1969 के मध्य 5 अन्य पुरातत्ववेत्ताओं ने भी कालीबंगा सभ्यता की खुदाई की है। और उनमें से जो हैं वो बीबी लाल हैं, बीके थापर हैं, श्री एम.डी. खरे हैं, श्री एम.के. श्रीवास्तव हैं और श्री एस.पी. जैन है। इनमें से वो 3 दे देगा और एक अदर डाल देगा और पूछेगा कि निम्न में से कालीबंगा की खुदाई में सम्मिलित नहीं है।
ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन थे, तभी आप सही कर पाओगे इसको। ठीक है, खुदाई के स्तर इसके 5 थे ही सही। मैप को हटा देता हूं मैं, आपको लोकेशन पता लगेगी। हनुमानगढ़ जो झील आता, यानी कि बात कर लेते हैं अपन इसकी। सर्वप्रथम खोज श्री अमलानंद घोष द्वारा कब की गई थी? 1952 में। फिर अन्य पुरातत्ववेत्ता ना, अन्य पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा 1961 से लेकर 1969 तक उनमें से बीबी लाल नंबर 2, बीके थापर, केएम श्रीवास्तव, के एम श्री वास्तव, एम डी खरे और एस पी जैन। इन लोगों ने 1961 से लेकर 1969 तक खुदाई कार्य किया। कितने स्तरों में खुदाई कार्य हुआ? खुदाई के स्तर कितने थे? 5। ठीक है, इनमें से फर्स्ट व सेकंड, प्रथम व द्वितीय स्तर हड़प्पा से भी प्राचीन माने जाते हैं और तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी कि 5 और तीसरा, चौथा, 5वां जो चरण है वो हड़प्पा के स्तर है, स्तर व हड़प्पा के समकालीन है। ठीक है, तो सर्वप्रथम खुदाई। अब स्थिति की बात करें हनुमानगढ़ जिले में, सर्वप्रथम खोज किसने की? श्री अमलानंद घोष ने की। कब की? 1952 में की। अन्य पुरातत्ववेत्ता कौन कौन? अन्य पुरातत्ववेत्ताओं के निरीक्षण में इसका खुदाई कार्य चला, तो कब चला? 1961 से लेकर 1969 तक। कौन कौन थे कि कौन कौन पुरातत्ववेत्ताओं ने, किस किस पुरातत्ववेत्ताओं ने कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में भाग लिया? तो बीबी लाल, बीके थापर, के एम श्रीवास्तव और एम डी खरे और एस पी जैन। ठीक है, ये सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक, राजस्थान के कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं में अभी तक पूछे गए क्वेश्चन है ये सब। इनमें से ये भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम खोज किसने की, कब की, और इसका कालीबंगा की जो सभ्यता है उसका खुदाई कार्य कब से कब तक चला, और कौन कौन इसमें पुरातत्ववेत्ताओं ने इसमें भाग लिया, और अगला जो है इसका खुदाई कार्य कितने स्तरों में हुआ, और जो इसके प्रथम और जो द्वितीय स्तर है वह
हड़प्पा से भी प्राचीन माने जाते हैं। और तृतीय, चतुर्थ और यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है इसका, वह हड़प्पा के समकालीन है। ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी श्रेष्ठता के बारे में। नगर नियोजन जो था इसका, वह हड़प्पा के समकालीन ही था। ठीक है। वही सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, है ना। और बस्तियां कच्ची थी, जो मकान बने हुए थे, आवास जो बने हुए थे, वो कच्ची ईंटों के थे। ठीक है। और जो मकान होते थे उनमें 4-5 कमरे चारों तरफ होते थे, बीच में दालान होता था, बाहर मकान के बाहर चबूतरे होते थे। और कच्चे मकानों की विशेषता ये है, पहले अभी भी गांव में आपको कुछ ऐसे मकान दिख जाएंगे जिनके बाहर चबूतरे बने हुए होते हैं। जैसे अपन आड़ोती में चूतरा चूतरा बोला जाए, चूतरा, है ना। तो चूतरे बने होते हैं। तो और बाहर गंदा पानी की निकास के लिए नालियां बनी हुई थी, तो उसमें नालियों में भी जहां पर मतलब गंदा पानी निकलता था जहां से, तो उसके ऊपर एक मटका रखा हुआ था। तो इसका नगर नियोजन मतलब जो हड़प्पा की सभ्यता है उससे ही मिलता जुलता है। अपन बात कर रहे हैं नगर नियोजन की। नगर नियोजन, नगर नियोजन में ज्यादा कुछ नहीं है, और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम पुटअप किए जाते हैं। और इतना सा याद रख लेना कि जो नगर नियोजन है उसमें सड़कें हैं, सड़कें ये एक दूसरे को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसे उत्तर से दक्षिण और ऐसे पूर्व से पश्चिम, ऐसे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो मुख्य सड़कें होती थी उनकी चौड़ाई 12 मीटर के समथिंग होती थी। ठीक है। और इनसे जो मुख्य मार्ग होते थे, जैसे कि ये है, और इनसे बस्तियों में जाने के लिए फिर अलग गलियां होती थी। जैसे मुख्य मार्ग है, जैसे जाने के लिए बस्तियों में जाने के लिए जो गलियां होती थी ऐसे। तो इस प्रकार से जो मकान थे वो इन पर ही बने होते थे, और मकानों का जो मुंह था वह इधर गलियों के तरफ होता था, यानी कि सभी मकानों का जो मुंह था वो किस पर खुलता था, गलियों पर। ठीक है। इस प्रकार से मकान बने होते थे। नगर नियोजन बहुत अच्छा था इनका। ठीक है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और सड़कों की जो चौड़ाई होती थी वह मुख्य सड़कों की 12 मीटर के समथिंग होती थी। ठीक है। गलियां जो होती थी, गलियों की जो चौड़ाई, ये तो है मुख्य सड़क, मुख्य सड़क, गलियों की जो चौड़ाई होती थी वो 3 मीटर, गलियां सॉरी 3 क्या 6 मीटर। जो अंदर बस्तियों में जाने वाले जो मार्ग होते थे, मुख्य मार्ग से यानी कि हाईवे से बस्तियों की तरफ जाने वाले जो मार्ग होते थे उनकी चौड़ाई कितनी होती थी, 6 मीटर। ठीक है। और जो संकरी गलियां होती थी उनकी जो चौड़ाई होती थी वह 3 मीटर के समथिंग होती थी, संकरी गलियां। सकड़ी सकड़ी गलियां रहे ना हार्ड होती में, वही 3 मीटर होती थी उनकी। ठीक है। तो ये सड़कें हैं। और आवास की बात करें तो आवास आवास प्रत्येक मकान में मकान में 4 से 5 कमरे होते थे। ठीक है। प्रत्येक 4 से 5 कमरे होते थे, और एक
दालान होता था। दालान मतलब आंगन, बीच का आंगन जो होता है, उस आंगन के चारों तरफ रूम बने होते थे, हाँ। और एक दालान और बाहर की ओर, बाहर की तरफ, बाहर की ओर दोनों तरफ चबूतरे, चबूतरे बने होते थे, ठीक है। और ये तो थी मकान की विशेषता, यानी कि 4-5 रूम होते थे, बीच में आंगन होता था और बाहर जो गलियों से सट के चबूतरे होते थे, ठीक है। तो ये था आवास यानी कि मकान। मकान की जो मकान जो होते थे वो कैसे होते थे, कच्चे, कच्ची ईंटों के मकान होते थे, यानी कि मकान कच्ची ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की तरह पक्की ईंटों के मकान नहीं मिले हैं, यहाँ से कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, लेकिन पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं। पक्की ईंटों से क्या बनाते थे लोग, नालियां बनाते थे, ठीक है। और जो अमीर या जो समृद्ध व्यक्ति होता था, उसका जो आंगन होता था वो पक्की ईंटों से निर्मित होता था, यानी कि पक्की ईंटें। अब पक्की ईंटें से वहां पर तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से तो ईंटों को पकाने के भट्टे मिले हैं, लेकिन कालीबंगा से ईंटों को पकाने के भट्टे नहीं मिले हैं। इस वजह से यहाँ पर ये कहा गया है, या ये अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पर संभवतः जो पक्की ईंटें थी वो धूप में सुखाई गई थी, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि यहाँ से पक्की ईंटें तो मिली हैं, लेकिन पक्की ईंटों को पकाने के जो भट्टे हैं वो नहीं मिले हैं। तो कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पक्की ईंटें तो मिली है, लेकिन इनको संभवतः वो धूप में सुखाते थे, इसलिए पक्की ईंटें मिली है, न कि यहाँ पर इसको पकाने के लिए कोई भट्टे का साक्ष्य नहीं मिला है। ईंटों को पकाने के भट्टे का साक्ष्य नहीं मिला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और जो ईंटें होती थी, ईंटों का आकार जो होता था, कच्ची ईंटों का आकार हो ना, कच्ची ईंटों का आकार कितना होता था, 30 इंटू 15 इंटू 7.5, ठीक है। यानी कि ये इसकी ईंट की जो लंबाई है और चौड़ाई है और मोटाई है, यानी कि 30 इंच तो लंबी, 15 इंच चौड़ी और 7.5 इंच मोटी ईंट होती थी, जो कच्ची ईंट होती थी, ठीक है। तो वैसे अधिकांश जो गांव के लोग हैं वो तो जानते हैं, जो गांव से, जो स्टूडेंट गांव से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि आज भी अधिकांश भारत में जो मकान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची ईंटों के मकान ही है, ठीक है। और जो इनके मकानों का जो फर्श होता था, फर्श वो कितनी मिट्टी से लिपा होता था, लिपा यानी कि नीचे प्लास्टर किसका, चिकनी मिट्टी का, है ना। आड़ोती में तो भाई लीप दे देना, तो यहाँ गोबर से भी लीप दे दो। आड़ोती में तो जाना जा आड़ोती का जो स्टूडेंट जो वो तो जाना चाहिए बाद में भाई, लीपना किसी करते हैं ना। तो ये क्या है ना, प्लास्टर होता था नीचे फर्श पर, ठीक है। तो उसको चिकनी मिट्टी जो होती थी उससे अच्छे से लीप दिया जाता था, ठीक है। और छत जो होती थी, छत भी होती थी, छत जो छत होती थी वो किनकी होती थी, केवलू। केवलू क्या होता है, केला। केला को कालीबंगा के लोग केवलू के नाम से जानते थे, ठीक है। तो केला जो होते थे उनकी जो, और बम्बू यानी कि बांस,
तो केले के पत्ते और या केले से और जो बांस की मदद से छत बनाई जाती थी, और फिर इस पर गारे का क्या कर दिया जाता था, इन केवड़ों और बम्बू के जो इनसे पहले तो टप्पर बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर उसको गारे से अच्छे से बिछा दिया जाता। आरसीसी डाल देना भी, तो पहले लोहे का जाल बनाते हैं, तो लोहे का जाल पहले लोहा तो था ही नहीं, तो केले के और जो इसके बांस के जो बम्बू होते थे उनसे जाल बनाकर, और फिर उसमें वर्तमान में तो क्या भरते हैं अपन, आरसीसी भर देते हैं ना, सीमेंट का और गिट्टी का जो मिक्सर होता है उसको भर देते हैं, तो छत कंप्लीट हो जाती है हमारी। उस समय सीमेंट और गिट्टी तो थी नहीं, तो ये लोग किसको भरते थे उसमें, गारे को, और इस प्रकार से फिर मतलब छत का निर्माण किया जाता था। यानी कि छतें भी होती थी और छतों पर जाने के लिए सीढ़ियां भी होती थी। सीढ़ियां भी मिट्टी की होती थी। हाँ, तो इधर मतलब हमारी तरफ तो बहुत से मकानों में आज भी मतलब छत होती, कच्चे मकानों में भी छत होती है, और छत पे जाने के लिए सीढ़ियां भी होती हैं, कच्ची ही सीढ़ियां होती है ना। तो ये आवास की थोड़ी विशेषता थी, तो ये ध्यान रख लेना। वैसे इतना कुछ खास है तो नहीं है आवास, बाकी नगर नियोजन की दृष्टि से आवास के बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख ले तो अच्छा ही है। ठीक है, इसके बाद में सड़कें हो गई, आवास हो गई, गलियां, तो सॉरी नालियां, आड़ती में बोला तो नालियां। नालियां जो होती थी ये पक्की ईंटों की बनी होती थी, पक्की ईंटों से निर्मित। मैंने बताया था ना कि यहाँ पर कालीबंगा जो सभ्यता है उसमें ईंटों के बट्टे तो नहीं मिले हैं, लेकिन पक्की ईंटों के साथ से मिले हैं। तो पक्की ईंटें कहाँ पर मिली है, नालियों में। ठीक है, जो नालियां निर्मित थी वो किससे थी, पक्की ईंटों से। और दूसरी जो धनी वर्ग के लोग थे या फिर जो आर्थिक स्थिति से जो मजबूत लोग रहे होंगे उस सभ्यता में, कालीबंगा सभ्यता के समय, तो उनके जो घर के फर्श होते थे वो पक्की ईंटों से निर्मित मिल रहे हैं। ठीक है, तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि संभवतः जो इतिहासकारों ने कहा है कि जैसे कि मतलब जो पक्की ईंटें थी वो धूप में सुखाई जाती थी, तो धूप में सुखाए जाने के कारण ये कम मात्रा में निर्मित हुई, और जो चीज कम मात्रा में निर्मित होती है वो क्या होती है, महंगी होती है, और महंगी होने की वजह से ही जो अमीर वर्ग के लोग थे उनके घरों में फर्श के रूप में पक्की ईंटें देखी गई है। ठीक है, तो नालियां जो होती थी वो पक्की ईंटों से निर्मित होती थी। ठीक है, और ये सड़क के दोनों तरफ होती थी, सड़क के दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ नालियां निर्मित होती थी, और मकान से गंदे पानी का निकास होता था, तो वो नालियों के माध्यम से गांव से बस्ती के बाहर निकल जाता था। ठीक है, तो ये नालियां थी। जो पहले जो हमारी सभ्यता रही है वो बहुत ही अच्छी, उन लोगों को बहुत अच्छे से रहने के ढंग थे उस समय, क्योंकि बाकायदा तरीके से अपना जीवन व्यापन करते थे। नालियां जो होती थी वो ढकी हुई भी मिली है, जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा की जो सभ्यता है उनसे जो नालियां मिली है वो ढकी हुई है। और नालियों के बीच बीच में क्या बने हुए हैं, चैम्बर बने हुए हैं। चैम्बर एक बोले तो गड्ढा, यानी कि जैसे कि ये नाली है, अब इस नाली में यहाँ पर क्या है, खड्डा जैसे, ठीक है, और फिर नाली यूं, तो ये नाली है। अब इसमें गंदा पानी आ रहा है, तो इसमें जैसे कोई मोटा कचरा आ जाए, थैली वगैरह, जैसे उस टाइम पे तो पता नहीं थैलियों का आविष्कार हुआ था नहीं हुआ था, पर कुछ भी ऐसे मोटा कचरा आ जाता था, तो मोटा कचरा जल के माध्यम से कहाँ पर चला जाता था, यहाँ पे इसमें स्टोर होता रहता था मोटा कचरा, ताकि इससे क्या हो, नालियां
अवरुद्ध ना हो और निर्बाध रूप से नालियां प्रवाहित होती रहे। और टाइम टाइम पर इन चेम्बरों को यहाँ पर मतलब इनके ऊपर ढक्कन लगे हुए होते थे, तो उस ढक्कन को हटाकर और इनकी सफाई, चेम्बर्स की सफाई सफाई कर ली जाती थी। ये क्या है? चेम्बर, क्या बोल रहे हैं? चेम्बर, ठीक है। और जहां पर ये सड़कों के तो सटकर बनाई जाती थी दोनों तरफ, है ना, और जहां पर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ऐसे, वहां पर प्रत्येक चौराहे पर कचरा पात्र भी रखा होता था, है ना। कचरा पात्र प्रत्येक चौराहे पे मिलेगा उस समय। तो इतने विकसित सभ्यता थी। कचरा पात्र भी मिलता था, तो इससे मतलब कोई भी कचरे को इधर उधर ना डाले, कचरे पात्र में ही डाले। और आजकल झंझटी पा दे कोई दिक्कत ही बोला। हाँ, तो उन लोगों के अंदर कहने का मतलब है कि जो रहने के तौर तरीके थे वो बहुत ही अच्छे थे, उनका नगर नियोजन बहुत अच्छा था, ठीक है। और इसीलिए श्रेष्ठता की बात करें तो अगर भाई विश्व की जो सभ्यताएं थी, समृद्ध सभ्यताएं, विश्व की अन्य समृद्ध सभ्यताओं में से अगर कालीबंगा के लिए श्रेष्ठ नहीं बताया जा सकता तो उनके समकक्ष तो बताया जा सकता है। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता थी वो विश्व की अन्य समृद्ध सभ्यताओं के क्या थी? समकक्ष थी, ठीक है। और इसीलिए ये सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, सॉरी सरस्वती सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता में तो फिर हड़प्पा मोहनजोदड़ो भी आ जाते हैं। ये केवल सरस्वती सभ्यता है, यानी कि कौन सी नदी, अगर इसकी बात करें अपन तो नदी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नदी घग्गर, घग्गर नदी, जिससे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? दृष्टदती, दृष्टदती नदी भी कहा जाता था। और इसका जो सरस्वती, और इसमें वेदों में इनमें इसका जो नाम मिला सरस्वती नाम है। तो ये तीनों नाम इसी के हैं, घग्गर, दृष्टदती और सरस्वती जो नदी है। तो इसी के आधार पर यानी कि सरस्वती सभ्यता, यानी कि सरस्वती सभ्यता का, सरस्वती कालीबंगा जो है, कालीबंगा सभ्यता विश्व की अन्य सभ्यताओं से श्रेष्ठ नहीं कह सकते। तो उनके समकक्ष तो बोल ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं। यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है, अगर उसको विश्व की अन्य समृद्ध सभ्यताओं से श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता तो उनके समकक्ष तो कहा जा सकता है। यानी कि ये भी विश्व की समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। कौन? कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। तो एक कोटेशन तो है, अगला कोटेशन है हमारा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की दो
राजधानियां कहा जाए तो कालीबंगा को सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कहना अनुचित नहीं होगा। यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सभ्यताएं, उनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यानी कि नगर हैं, उनको सिंधु सभ्यता की दो राजधानियां कहा जा सकता है, तो फिर कालीबंगा को भी सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र कह ही सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों सभ्यता थी ये नगरीय सभ्यताएं थी। ठीक है, और कालीबंगा जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो क्या थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो यहाँ से हमें उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, उत्खनन से प्राप्त सामग्री, इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान पढ़ लेते हैं ना। कालीबंगा से प्राप्त सामग्री, क्या क्या सामग्री प्राप्त हुई है कालीबंगा से। तो यहां से सबसे पहले बात करें हम पशु पक्षियों के खिलौने। पशु पक्षियों के खिलौने, जो खिलौने प्राप्त हुए हैं वो पशु पक्षियों के खिलौने प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मिट्टी की मोहरें मिली हैं, मिट्टी की मोहरें, जो मोहरें मिली हैं वो किसकी हैं, मिट्टी की है। अगला है चूड़ियां, तोल के बाट, यहां से मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां भी प्राप्त हुई है। ठीक है, उसी के आधार पर कालीबंगा सभ्यता नाम दिया गया है इसका। यानी कि कालीबंगा, बंगा का मतलब क्या होता है, चूड़ियां होता है। ठीक है, तो काले रंग की चूड़ियां, वो भी मिट्टी की काले रंग की चूड़ियां प्राप्त होने के कारण इस सभ्यता को कालीबंगा सभ्यता का नाम दिया गया है। ठीक है, अगला है चाकू, यहां से चाकू भी मिला है। तांबे के औजार, चाकू, तांबे के औजार और कांच के मणिये, कांच के मणिये। तो खुदाई से जो प्राप्त सामग्री है उसमें क्या क्या मिले हैं, पशु पक्षियों के खिलौने मिले हैं, मिट्टी की मोहरें मिली हैं, चूड़ियां मिली हैं, तोल के बाट मिले हैं, चाकू मिले हैं, है ना, तांबे के औजार भी मिले हैं और कांच के मणिये भी मिले हैं। मणिये जानते हो, माला बनाई जाती है गोल गोल, कांच के मणिये। ठीक है, तो वो जैसे हीरे की तरह लगते थे। अभी जो होते थे ना वो बहुत कुछ समय पहले प्रचलन में थी बहुत ज़्यादा, तो वही। ठीक है, तो ये हमारी जो कालीबंगा सभ्यता है उसको एक नज़र में पढ़ने की कोशिश की है। और वहाँ तक का एरिया इसमें समेटने की कोशिश की है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। तो अगर अब अगली जो सभ्यता है इसकी वो है आहड़ सभ्यता।
ये तो है हमारी कालीबंगा सभ्यता। अब अगली जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता, आहड़ के बारे में जान लेते हैं। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता की बात करें मैप के अनुसार, छोटा ही बना लेता हूँ। मैप इतना परफेक्ट नहीं आता देखो बनाना, थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या पड़ता है, उदयपुर, और उदयपुर के थोड़ा सा ऊपर क्या है, सिरोही, और इन दोनों के बीच में ही क्या है, आहड़। आहड़ सभ्यता, आहड़ क्या है, नदी भी है, ठीक है। आहड़ नदी के किनारे होने पर, आहड़ नदी के किनारे पर स्थित होने की वजह से इसे आहड़ सभ्यता भी कहा गया है। और जो सभ्यता है ये पूर्ण रूप से ताम्र सभ्यता है, ठीक है, इसलिए इसका जो एक उपनाम है वो ताम्रवर्ती सभ्यता भी है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी जो इतिहासकारों ने उसका जो काल निर्धारण किया है वह, तो मैप के अनुसार तो ये वही जाती है इसकी स्थान। स्थान की बात करें तो ये है उदयपुर से 2-3 मील उत्तर पश्चिम में, है ना। उदयपुर से 2-3 मील है उत्तर पश्चिम में। और इसका जो काल है यानी कि समय जो बताया जाता है, इसका समय इसका 4000 साल पहले की सभ्यता बताई जाती है। तो समय 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता बताया गया है ना। इतिहासकारों ने इसे 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता बताया है, ठीक है। क्षेत्र जो इसका है कितना है, कितने क्षेत्र में फैली हुई है, 1600 फिर तो लंबाई में फैला है, और 550 फीट चौड़ाई में फैला है, ठीक है। इसकी जो क्षेत्र है वो ये है 1600 फीट तो लंबाई में है और 550 फीट चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके उपनाम की बात कर लेते हैं, तो उपनाम क्या क्या है। उपनाम ताम्रवती नगरी, ठीक है। दूसरा 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे किस नाम से जाना जाता था, आगाहड़पुर के नाम से। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे
आगाटपुर के नाम से जाना जाता था और स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। यानी कि स्थानीय जो लोग हैं इसे किस नाम से पुकारते हैं? धूलकोट के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके स्थान, समय, क्षेत्र, उपनाम। अब बात करते हैं सर्वप्रथम इसका जो उत्खनन कार्य था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास कब हुआ था? 1953 में। ठीक है, इसके बाद में 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा भी किया गया। 1956 में इसको इधर लिख देता हूँ। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 ईस्वी में और 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। और इससे ये जो सभ्यता थी ये किस से कौन कौन सी सभ्यताओं से संबंधित थी? तो संबंधी इसका इससे संबंधित सभ्यताएं, इससे संबंधित सभ्यताएं कौन कौन सी थी? भगवानपुरा और गिलोंड। भगवानपुरा और गिलोंड सभ्यता से इसका क्या था? संबंध था। ठीक है, यहां से जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो किस रंग के हैं? मृदभांड इन सबसे क्वेश्चन बने हुए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम में कि आर्य सभ्यता के उपनाम क्या क्या है, आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य किसने किया है, किस किस के नेतृत्व में हुआ है, कब कब हुआ है, यहाँ से जो मृदभांड प्राप्त हैं वो किस प्रकार के हैं? तो काले व लाल, काले व लाल रंग के यहाँ से क्या मिले हैं? मृदभांड मिले हैं। प्राप्त उत्खनन से प्राप्त सामग्री, उत्खनन से प्राप्त सामग्री तांबे के, यहाँ से जो उत्खनन में प्राप्त सामग्री है उसमें 6 तांबे की मुद्राएं हैं, 3 मोहर है, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें। 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें, जिसमें एक में तो मतलब अपोलो का चित्र बना हुआ है, जिसके एक हाथ में मतलब तीर है और पीछे तरकस लिए हुए बताया गया है, और एक जो मोहर है उसमें त्रिशूल अंकित है। ठीक है, तो जो मोहरें मिली है और राम और शेकास्म
जो पत्थर थे उनसे निर्मित वस्तुएं मिली हैं। राम से कास्म व स्फटिक, राम से कास्म व स्फटिक, ये पत्थर हैं एक प्रकार के, इनसे निर्मित उपकरण से, और स्फटिक और गोमेद, गोमेद भी आएगा इसमें, गोमेद से निर्मित उपकरण, उपकरण, ठीक है। आहड़ सभ्यता मतलब यहाँ से तांबे की बहुत सारी उपकरण मिले हैं और बहुत सारी चीजें बनी हुई मिली हैं, तो इसलिए मतलब ये एक प्रकार से ताम्र संस्कृति या ताम्र सभ्यता भी से मतलब उपलब्ध वस्तुओं के आधार पर इसे ताम्र सभ्यता भी कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, कृषि के बारे में। तो ये कृषि से परिचित थे, कृषि करते थे नहीं करते थे, आदिवासी जो थे वह कृषि कार्य करते थे नहीं करते थे, तो करते थे, परिचित थे, कृषि परिचित। अब कितनी मात्रा में करते थे इसका तो कोई उल्लेख किया गया नहीं है, और कौन कौन से फसलों की ये कृषि कार्य करते थे तो ये भी स्पष्ट रूप से बताया नहीं गया है, इसका पता नहीं चल सका है, ठीक है। और एक अन्य जो इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, तो उसने इसका काल निर्धारण करने की कोशिश की है। तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, वैसे तो ये 400 साल पुरानी बताई जाती है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार काल निर्धारण बाई चांस किसी भी कंपटीशन में पूछ लिया जाए कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ सभ्यता का काल क्या था, तो इसने 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व इसका काल निर्धारण किया है। 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व तक इसका काल निर्धारण किया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जिनसे इन सभ्यताओं से क्वेश्चन पूछे जाते थे, अक्सर क्वेश्चन इनसे उठाए जाते थे, ठीक है। तो थोड़ा सा कालेबंगा जो सभ्यता है उसके क्षेत्र के बारे में, यानी कि जो उसके खुदाई का क्षेत्र था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसका तो पढ़ ही लिया, उसको बोल गया था मैं पहले, तो थोड़ा सा उसका जो खुदाई स्थल है, खुदाई स्थल, इसके लिए गग्गर नदी के पास, यानी कि गग्गर नदी के किनारे दो टीले चुने गए, ठीक है। एक टीला पूर्व में और एक टीला पश्चिम में, ठीक है। ये लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, और लगभग आधा किलोमीटर चौड़ाई, यानी कि ये तो हो गई इसकी लंबाई, और आधा किलोमीटर के समथिंग चौड़ाई। तो यानी कि जो कालेबंगा थी
वह 12 किलोमीटर तो इसकी लंबाई और आधा किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई थी पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इसको ये थोड़ा सा रह गया था। तो आशा है कि आप लोगों की वीडियो समझ में आई होगी। जो टॉपिक है कालीबंगा और आहार जो सभ्यता है, दोनों ही सभ्यताएं बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। मैंने इनमें एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से पूछे जाते हैं और ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाने पर देखने में भी लोगों को थोड़े से आलस महसूस होते हैं, इसलिए थोड़ा शॉर्ट करके और जो फैक्ट हैं उन्हीं को बताने की कोशिश की है आप लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको इसी मनीरा एजुकेशन चैनल पर आपको सभी प्रकार की वीडियो उपलब्ध हो जाएगी। राजस्थान की जीके और इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, इन सभी की क्लासें एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।